हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन, वो भी विस्तार में। पहला प्रश्न है, यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो कथन वाले प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो कथन था किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस कथन को भी ध्यान रखना है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या फिर आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, क्योंकि कथन भी पूछा जाता है। वहीं बात करें तो अगर आपसे क्या पूछ सकता है कि व्यक्तिक सत्याग्रह की अगर बात करें, जो कि किसके द्वारा, ये सब जो सारे आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सबका नेतृत्व करता कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 की बात है। कब? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से, तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने क्या किया था? भाषण के दौरान ये कथन कहा था। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ से ये कथन कहा था। ठीक, तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखनी है। और यहाँ पर गांधी जी ने कितने मिनट का भाषण दिया था, वो मिनट भी पूछा जाता। तो 45 मिनट का भाषण दिया था। कितने मिनट का? तो 45 मिनट का भाषण। और 45 मिनट के भाषण में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया था गांधी जी ने। और इनके भाषण का ही जो सार तत्व निकला, जो ये भाषण दिए उसी का जो सार तत्व निकला, क्या निकला? जो नारा हुआ था, करो या मरो। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमसे यहाँ पर वर्ष पूछ लिया गया है किसका? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस का। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो सिर्फ इसका क्या करिएगा ध्यान, 12 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 12 नवंबर 1945 को। तो यानी कि सिर्फ आपको 12 नवंबर ध्यान रख लेना है कि इस दिन आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। और इसके द्वारा, यानी कि ये जो दिवस मनाया गया, इसके द्वारा भारतीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। किसका? तो भारतीय एकता का। वहीं बात करें कि आज़ाद हिंद फौज की अगर प्रथम डिवीज़न की बात करें कि प्रथम डिवीज़न की स्थापना कब हुई थी? तब हुई थी 1942 को। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे पूछा क्या जा रहा है ये ध्यान देना है। और क्या कहता है इसमें, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किला पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये सब लिखना नहीं है, बस जान लीजिए। बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। यानी कि कब समाप्त हो गया था? तो ये समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था? तो सांप्रदायिकता के आधार पर। किस आधार पर? तो सांप्रदायिकता के आधार पर। जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। बारी बारी से हर विषय के क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं बात करें कि भारत विभाजन को रोकने का प्रयास औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंतिम रूप से किया गया था।
और कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये कैसी थी? तो पूछ दिया जाता है, त्रिसदस्यीय मिशन था। कौन? कैबिनेट मिशन। और इसका अध्यक्ष की अगर बात कर ले कि इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। तो ये सब आपको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए, अब आ गया पॉलिटी सेक्शन। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है इसमें से बाद योग्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें, अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। आगे जानेंगे कि मूल संविधान में पूछेगा कि अगर मूल संविधान में मौलिक अधिकार का मतलब कितना मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, तो 7 मौलिक अधिकार। लेकिन वही वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये सब आपको पॉइंट नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। वहीं अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 5 प्रकार के रिट जो जारी होंगे अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और ये कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय। तो ये भी ध्यान रहना कि जब उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करेगा, तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का, और जब बात आएगी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 वाला, तब हो जाएगा उच्च न्यायालय। और ये भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देने वाला बात यही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग ऊपर जान रहे थे कि जो 5 प्रकार का रिट जारी होता है, तो ही उसी का बात देखिए यहाँ पर आ गया। उसमें से एक रिट जो होता है परमादेश। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? उसे कहते हैं क्या? परमादेश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें, परमादेश रिट का अर्थ ही है क्या? हम आदेश देते हैं। ये अर्थ भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि हम आदेश देते हैं। वहीं बात करें और क्या जानकारी जान सकते हैं इसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि 5 रिट में से एक है। तो ये है कि किसी व्यक्ति की, इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता का रिट है। स्वतंत्रता का रिट कौन हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वहीं बात करें अधिकार परीक्षा की अगर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये किसी प्राधिकार की वैधता की क्या की जाती है? जांच की जाती है। यानी इसमें लिख सकते हैं कि प्राधिकार की वैधता की जांच की जाती है। वैधता की जांच की जाती है। उत्प्रेषण अब बच गया ऑप्शन ए। तो उत्प्रेषण के द्वारा क्या होता है कि किसी न्यायालय की कार्यवाही की वैधता की जांच होती है, न्यायालय की निष्पक्षता की जांच करती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यायालय की कार्यवाही की वैधता, कार्यवाही की वैधता की क्या होगी? जांच होगी इसके द्वारा। तो ये सब आपको क्या कर लेना है? नोट डाउन जरूर करना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में, यानी कि जो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है वो देखना है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कहाँ है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करेंगे लोकतंत्र के अंतर्गत की, तो शासन प्रकार
जो शासन व्यवस्था ये किसके अंतर्गत, तो लोकतंत्र के अंतर्गत। तो 2 प्रकार के हैं, 2 में कौन हो जाएगा, पहला संसदीय शासन प्रणाली, और बात करेंगे अगर दूसरा का तो ये हो जाएगा अधियाचात्मक शासन प्रणाली। अभी आपका तैयारी स्टार्ट हो चुका है TRE 4 के लिए, और ये आपका अभी 6ठा मॉक टेस्ट है। तो 5 मॉक टेस्ट ही अभी हुए हैं, तो आप लोग अभी भी लेट नहीं है, जुड़ सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम का डेट आने से पहले ही तैयारी अच्छे से हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। वहीं बात करें कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ये पॉइंट तो नोट कर सकते हैं। ऐसे आपको पता ही है कि भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा क्या है, लोकतांत्रिक देश है। आप ही लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आप लोग क्या करें, नोट डाउन करते हुए चले। वहीं बात करें कि भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में कैसी प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली है। और अमेरिका है जो अधियाचात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है, तो अमेरिका आ जाएगा अधियाचात्मक शासन प्रणाली का। और संसदीय शासन प्रणाली जननी कौन देश है, इसकी जननी की अगर बात करें कि संसदीय प्रणाली की जननी कौन है, तो ये है ब्रिटेन। ठीक, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब आ गया साइंस का प्रश्न। साइंस में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, पहले देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो यूरिया है, सोडियम सल्फेट नहीं है, सुपर फॉस्फेट है, और क्या कहता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है। तो जो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो सोडियम सल्फेट होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, मृदा की क्या करता है, उर्वरता को बढ़ाना और उसमें जो पोषक तत्व मिलाया जाता है वही तो उर्वरक कहलाता है। वही नाइट्रोज, यहाँ रासायनिक उर्वरक पूछा गया था और 3 दिया हुआ था, तो ये सब हम लोग देख ही चुके। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जहाँ लगेगा कि और भी पॉइंट आपको देना है, हम खुद लिखते हुए बताते हुए आपको चलेंगे। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर हो सके जितना करें, सपोर्ट रहेगा आप लोग को। बाकी जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और भी आगे अच्छा करेंगे, तो आप लोग बस सपोर्ट करें। तो कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो कहलाता है जिंक ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, चाइनीज हाइट। वहीं अगर आपको कह दे कि जिंक ब्लेंड, देखिए कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए एक ही तरह बता देते हैं। तो जिंक ब्लेंड है जो किसका मुख्य अयस्क है, तो ये जिंक का मुख्य अयस्क है, जिंक का मुख्य अयस्क हो जाएगा, यानी कि जस्ता का मुख्य अयस्क हो जाएगा। वहीं जिंक फॉस्फाइड जब आ जाता है, जिंक फॉस्फाइड, तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कहाँ होता है, तो चूहा मार दवा के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, तो चूहा मार दवा के रूप में करते हैं। जिंक सल्फेट अगर आ गया कि जिंक सल्फेट का उपयोग कहाँ करते हैं, तब इसका उपयोग होता है रंगाई में या फिर कैलिको छपाई में, कैलिको छपाई ये सब में किसका प्रयोग होता है, तो जिंक सल्फेट का प्रयोग होता है। तो ये सब आपको पॉइंट क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है। यहाँ पे देखिए लेड है, तो अगर लेड की बात आई है तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन क्या कर सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में क्या करना है, शीशे को गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर, शीशे को गर्म करने पर क्या होगा, लेड ऑक्साइड
लेड ऑक्साइड, या फिर क्या बनता है, लाल लेड बनता है। ये पॉइंट आपको इसमें ऐड कर लेना है, लाल लेड बनता है। ठीक, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। हम तो कहते हैं बिहार का अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ये सेशन से जुड़ सकते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपपरजीविता। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, और ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें अगर परजीवी का, तो इसका क्या कहता है, परजीवी का एक उदाहरण पूछ लिया जाता है, जैसे कि किसका, अमरबेल। अमरबेल का पेड़ होता है और ये किसके अंतर्गत आता है, परजीवी के अंतर्गत आता है। परजीवी का मतलब क्या हुआ कि जो जीवन निर्वाह के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। ठीक, और परजीवी की अगर बात आई है तो दो प्रकार का इसमें होता है। एक होता है परजीवी में बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी में जैसे क्या आ जाएगा, जू आ जाएगा, खटमल आ जाएगा, ये सब का क्या है, बाह्य परजीवी का अंतर्गत आ जाता है। दूसरा जो एक होता है कि अंतःपरजीवी, तो अंतःपरजीवी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो याद रखिएगा, एक एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या आ जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो कि मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य की बड़ी आंत में। ये पॉइंट आपको इसमें नोट डाउन कर लेना, चूँकि एग्जाम्पल के रूप में ही पूछा जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है 10वें नंबर की ओर। देखिए आ गया अब 10वां प्रश्न। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है। कहाँ से करना है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो जो पहला नंबर पे कौन आ जाएगा, मोतिहारी का मैदान। तो ये तो जिनको पता होगा वही इस प्रश्न को आंसर सही रूप से कर पाएंगे। तो मोतिहारी का मैदान जो कि 3 नंबर में है, तो देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन सिर्फ एक ही है जो 3 नंबर से स्टार्ट हुआ है। फिर मोतिहारी के मैदान का बाद आ जाएगा मधुबनी का मैदान, उसके बाद आ जाएगा सहरसा का मैदान, फिर आएगा अररिया का मैदान, और फिर आएगा कौन, कटिहार का मैदान। तो यही तो यहाँ पर क्रम दर्शाना था। वहीं बात करें कि एक प्रश्न और काफ़ी बार पूछा गया है कि बिहार का प्राचीन भूगर्भिक इतिहास कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये फैला हुआ है चतुर्थ कल्प से होकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला है। ये पॉइंट आप इसमें क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। 11 नंबर पे आते हैं और इसमें आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको जीके जीएस क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। और इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा। अभी फेस्टिवल का भी सीजन है, फिर भी आप लोग की क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। तो और इसमें फिर आपको करेंट अफेयर भी रहेगा, बिहार स्पेशल भी रहेगा। तो जीके जीएस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है, हमसे पूछा गया है कि कहाँ है जो स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं कि कहाँ नहीं है। तो ये जो है जयपुर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं। कौन सिटी कहते हैं, तो पिंक सिटी जयपुर।
वहीं और क्या प्रश्न बन सकता है, और ये साइंस एंड टेक के हिसाब से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्या कि भारत परमाणु कार्यक्रम के जनक, अगर आपसे पूछ दे कि भारत परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो ये थे कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये नाम इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे और क्या पूछ सकता है, एक पॉइंट और पूछ सकता है क्या कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है तो 1948। ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो ठाणे जिले के, कौन जिले के, तो ठाणे जिले के, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं बढ़िया से, तारापुर में स्थापित किया गया, तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और एक बात, जो आपको डिटेल में पॉइंट लिखवाया जाता है, बताया जाता है, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से दिखेंगे, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट प्रश्न होता है वो अधिकतर लोगों को पता होता है, लेकिन उससे संबंधित जानकारी ही पूछेगा ज़्यादा, तो उस जानकारी को ध्यान रखना है। ऊसर मृदा बिहार किस जिले में पाई जाती है, ये हमसे पूछा गया। कौन सी मृदा, तो ऊसर मृदा। वही बात करें मृदा का, तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है भारत की प्रमुख मिट्टियों का, तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊसर मृदा है जो बिहार के सिवान जिले में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे सिवान जिला का जो मुख्यतः मिट्टी है, अगर बात करें तो कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है जो इसका मुख्यतः है। वहीं बात करें अगर सिवान में कि खादर मिट्टी को क्या कहा जाता है, सिवान की बात हो रही, तो खादर मिट्टी को वहाँ डोमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो डोमेट कहा जाता है। और जो बांगर मिट्टी होती है, जब खादर जाने तो बांगर को क्यों छोड़ना, तो बांगर मिट्टी को वहाँ कहा जाता है बेल सुंदर मिट्टी। कौन सी मिट्टी, बेल सुंदर मिट्टी, जिसमें क्या है, कंकड़, बल सुंदर भी रह सकता है, या फिर कहीं कहीं बेल सुंदर जिसमें कि कंकड़ शामिल होता है, बालू कंकड़ शामिल होता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। 13 नंबर की अगर बात करें तो बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो धान रोपते समय तो आप लोग देखे ही होंगे धान रोपते हुए, लेकिन गीत कौन सा गाया जाता है, तो वो गीत जो गाया जाता है चोचर गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चूँकि बिहार में तो विभिन्न अवसर पर लोकगीत गाने का लंबा परंपरा है, यानी कि अलग अलग अवसर पर अलग अलग तरह का लोकगीत गाने का प्रचलन है। अगर वही पूछे आपसे कि बिहार में ऋतु से संबंधित गीत, बिहार में अगर ऋतु से संबंधित गीत, तो ध्यान रख सकते फगुआ हो गया, चैता हो गया, कजली हो गया, और कौन सा होता है, बारह मासा होता है, बारह मासा। ये सब क्या है, लोकगीत है जो कि बिहार में ऋतु से संबंधित है। वहीं अगर पर्व की बात कर ले, बिहार का प्रमुख पर्व में क्या आता है, तो अभी क्या चल रहा है, दीपावली, तो दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, तीज हो गया, जितिया हो गया, ये सब क्या है, बिहार का पर्व है। जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
और जो बिहार में रोपनी वगैरह होता है, यही तो पूछा गया था कि धान रोपते समय कि कौन कौन सा गीत गाया जाता है। तो इसमें आप रोपनी, सोहनी, ये सब भी गीत गाया जाता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ कौन था? चोचर गीत। तो यहाँ पर आंसर चोचर गीत ही हो गया। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर की बात कर ले तो बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको पता है कि अभी 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो है सहरसा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो सहरसा हो गया। अगर क्रम कभी दर्शाने के लिए आपको दे दे तो 1 नंबर पे सहरसा हो जाएगा, 2 नंबर पर मधेपुरा हो जाएगा, 3 नंबर पर पूर्णिया, 4 नंबर पर सीतामढ़ी और 5 नंबर पर हो जाएगा अररिया। तो ये आप क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं अररिया, जो कि 38वां जिला। ठीक, ये सब आपको किसके अंतर्गत? न्यूनतम महिला साक्षरता दर का क्रम। लेकिन अगर अधिकतम कहे तो कि बिहार में अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला, तब कौन सा हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा, रोहतास। और इसमें अगर क्रम कह दे कि अधिकतम में कैसे चलेगा, तो रोहतास के बाद जो आएगा कौन हो जाएगा? मुंगेर। मुंगेर के बाद जो आता है पटना, पटना के बाद आ जाएगा औरंगाबाद, और सबसे लास्ट हो गया सिवान। तो ये इसका क्रम भी आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 15 नंबर प्रश्न। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ इस सेशन से संबंधित प्रश्न सुझाव हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या आ गया है? न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। तो अभी क्या प्रश्न था? अभी हमसे प्रश्न था साक्षरता के मामले में, और अभी न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार आया है। और ऐसे प्रश्न बिहार के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, खास करके BPSC 70वीं दीजिए या फिर BPSC TRE दीजिए, ज़्यादा मिलेंगे ऐसे प्रश्न। तो क्रम देख लेते हैं। न्यूनतम के अनुसार हमसे पूछा गया, तो न्यूनतम में हो जाएगा पहले शेखपुरा, तो 4। तो 4 से देखिए 2 स्टार्ट हुआ है, 2 ऑप्शन। तो 4 क्या हो जाएगा? शेखपुरा के बाद जो आ जाएगा शिवहर, यानी कि 4 के बाद 2। तो ऑप्शन नंबर डी में ही है 4 के बाद 2। तो यानी क्या कह सकते हैं? पहले कौन आ गया? शेखपुरा, उसके बाद आ जाएगा शिवहर, फिर कौन आएगा? अरवल, अरवल, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? जो न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार तो लखीसराय, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अरवल की बात आई तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हम अररिया को वहाँ पे गलती से बोल दिए। इसको यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वो बोलने में मिस्टेक हो गया, ध्यान थोड़ा सा। यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सा? अरवल जिला के बारे में बता रहे थे आपको, अरवल। या लीजिए इसको, क्या हो गया? अरवल जिला लिख दीजिएगा, जो कि 38वां जिला था। सॉरी, यहाँ पे अररिया हम बोल दिए थे, अभी हमको ध्यान आया तो तुरंत सही कर दिए। होता है, थोड़ा सा ध्यान मिस्टेक हो गया, हम भी तो इंसान ही हैं। बढ़ेंगे आज के 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर में आ गया है अब योजना से संबंधित प्रश्न। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो ये है मैंग्रोव पौधारोपण से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव पौधारोपण मिष्टी योजना। ठीक, और इसकी घोषणा है जो केंद्रीय बजट में की गई थी। मिष्टी योजना की केंद्रीय बजट 2023 में ही इसका घोषणा हुआ था।
और इसका फुल फॉर्म ही है क्या, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगियल इनकम्स। ठीक, तो इसको लिखना नहीं है, मतलब ये क्या करेगा, इस योजना के तहत होता क्या है कि समुद्र तट के किनारे जो मैंग्रोव वन है उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक, यानी कि वनीकरण का गतिविधि को बढ़ाने के लिए किया गया है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न, और आ गया है फिर से मिलान करने वाला। और हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का युग सही सुमेलित नहीं है। फिर से तो देखेंगे पहले कि कौन सही है। तो मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, सही है। तारो पार समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, सही है। राजा चेलैया समिति भारत में कर सुधार से, ये सही है। नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों का विनिवेश से, तो ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर ये संबंधित किससे है, नरसिम्हन समिति की बात करें तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। किससे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है कौन, तो नरसिम्हन समिति। वहीं कुछ और समिति की बात कर लें यहाँ पे, तो 3 का हम लोग देख ही चुके हैं कि किससे संबंधित है। तो पूछा जाता है मल्होत्रा समिति, कौन समिति, मल्होत्रा समिति, जिसका संबंध है किससे, तो इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। और पूछ लिया जाता है मीरा सेठ समिति, जिसका संबंध है हथकरघा उद्योग से। बाकी तो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी समितियाँ भी दी हुई हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि होगा 18वां नंबर प्रश्न। यदि कोई राज्य, क्या पूछा गया है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में क्या होता है, विफल होता है, तो विफल होगा तो क्या वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यही हमसे क्या कर लिया गया है, पूछ लिया गया है। तो ये इस प्रश्न को क्या करिएगा, अच्छे से नोट डाउन जरूर करिएगा, इसको काट दीजिए। कौन आपातकाल की घोषणा करेगा, तो ये करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद का जो कि 356 से संबंधित है, और संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो है संसद द्वारा अगर स्वीकृत होगा तो एक बार में कितने माह तक प्रभावी रहता है, तो एक बार में 6 माह तक प्रभावी रहता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने माह तक प्रभावी रहता है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है। वहीं राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन कहेगा कि अधिकतम कितने वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बाकी आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि कौन अनुच्छेद किससे संबंधित है, चाहे वो वित्तीय आपात हो, राष्ट्रपति शासन हो, ये सब आपको बता चुके हैं। अब 19वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले 3 प्रश्न जो कि आपसे डेली पूछा जाता है और आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होता है, तभी तो पता चलेगा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और ये आप ही के रिवीजन के पर्पज़ से किया गया है। तो पहला प्रश्न जो क्या है आज का आपके लिए, पहला प्रश्न है आपके लिए कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आज का आपके लिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बघेरा विद्रोह। तीसरा प्रश्न है आज का कि भारत पाक के बीच यानी कि पाकिस्तान के बीच
कौन सी निर्धारित सीमा रेखा निर्धारण करती है, ये आपको बताना। और कल के सेशन में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी हम बता देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची किस कानून से संबंधित है, तो दल बदल कानून से। और ये डेली सिस्टम रहेगा, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे रूप में प्रभावी बना सकते हैं। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, ये था आपसे दूसरा प्रश्न कल का, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि तेल्हाड़ा संग्रहालय किस जिला में है, तो नालंदा जिला में। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब बढ़ जाएंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि देखेंगे क्या है। पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है 2024 के तहत 7 व्यक्तियों को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जिसमें कि अगर 7 व्यक्ति का अगर आपको नाम जानना है तो नाम क्या लिखिएगा, एक बार बस बोल देते हैं, सुन लीजिए। श्री बिंदेश्वर पाठक पद्म विभूषण, श्री चंदेश्वर प्रसाद पद्म भूषण, सुरेंद्र किशोर पद्मश्री, राजकुमार मलिक पद्मश्री, शिवन पासवान पद्मश्री और अशोक कुमार विश्वास पद्मश्री 2024 के पुरस्कार से संबंधित घोषणा हुआ है, चुना गया है इनको। बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न की ओर। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, ये हमसे पूछा गया है। तो गलत है क्या है, देख लेते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, तो यही गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न अगर देख लेते हैं तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है। इसके प्रकाशनों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल संबंधन सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक शामिल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। हमसे गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये वैधानिक निकाय नहीं है तो फिर कैसा निकाय है, तो ये जो है नीति आयोग हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ दिया क्या गया था, वैधानिक निकाय। वहीं इसकी स्थापना की अगर बात कर ले तो योजना आयोग के स्थान पर आया था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है। अगर इसका, ये तो गठन वर्ष इसका जान गए, अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, इसका फुल फॉर्म है। कहीं कहीं आपको क्या करता है, और इसका सहकारी संघवाद की भावना में सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो ये तो सही था, लेकिन ये यहाँ पे लाइन गलत दिया था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। थैंक यू।